जो दोस्त मेरे ट्रैवल नहीं करते ना, उनसे मुझे बात कहनी है कि ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है। जी, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी हैं, टेम्परेरी हैं, आती जाती रहेंगी। बट जो हम ट्रैवल करके एक्सपीरियंसेस करेंगे, जो हम देखेंगे, सीखेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, वो उम्र भर के लिए रहने वाला है साथ में हमारे। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। रुक देख। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आप सब लोगों से कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप आज तक नहीं गए हो बट लाइफ में एक बार जरूर जाना है। जैसे मेरे लिए वो जगह है केदारनाथ। मतलब मैं जब भी उस जगह के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे कुछ अलग ही फील होता है जो ऐसा किसी और जगह के लिए नहीं हो। तो आपके लिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको एक बार जाना है, और मुझे बताना कि क्यों जाना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं और जानना और देखना चाहते हैं कि ऋषिकेश से केदारनाथ तक रास्ता कैसा बना हुआ है, यहाँ पर रोड कैसी हैं, तो आप इस खास वीडियो में ऋषिकेश से केदारनाथ धाम तक पूरी रोड यात्रा के बारे में जान सकेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऋषिकेश से केदारनाथ तक रोड कैसी बनी है, इस सफ़र में कौन कौन से गांव और शहर पड़ते हैं, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, सफ़र में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप पूरे सफ़र को लाइव देख सकेंगे, जिससे जब भी आप यात्रा करें तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, हम लोगों का सफर शुरू होता है ऋषिकेश से। ऋषिकेश को चार धाम यात्रा का प्रमुख द्वार कहा जाता है। ऋषिकेश ही चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव पड़ता है। आप ऋषिकेश तक बस, कार, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। फिर ऋषिकेश से केदारनाथ तक आपको बाई रोड ही जाना पड़ता है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक के लिए आप सरकारी या प्राइवेट बस से जा सकते हैं। वहीं आप अगर टूर पैकेज या प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं आप शेयरिंग टैक्सी, रेंटल बाइक या स्कूटी लेकर भी इस शानदार सफर को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ तक के बहुत ही शानदार और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, आप ऋषिकेश से अपना ये सफ़र सुबह के 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक जरूर शुरू कर दें, जिससे आप सोनप्रयाग टाइम से पहुंच जाएं। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 220 किलोमीटर रहती है। ऋषिकेश से ही बहुत ही प्यारा और सुंदर हाईवे बना हुआ है। चार धाम सड़क परियोजना से ये मार्ग लगातार और भी खूबसूरत बन रहा है। आप इस खूबसूरत रास्ते को देख सकते हैं। अब हम लोग तोता घाटी को पार करते हुए लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ पर आप भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम देखेंगे।
देखेंगे इस संगम के बाद ही आगे माँ गंगा अपनी निर्मल धारा से हम सभी का उद्धार करती हैं। देवप्रयाग में पुल पार करके हम लोग दूसरी साइड आ जाते हैं और अब हम लोग अलकनंदा के किनारे किनारे अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। देवप्रयाग से आगे का रास्ता और भी ज्यादा चौड़ा और सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप 60 से 70 की स्पीड में आराम से चल सकते हैं। दोस्तों देवप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस सफर का सबसे बड़ा शहर श्रीनगर पड़ता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर में आपको बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़रूरत की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर रुककर कुछ खाना पीना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। श्रीनगर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप और भी जितनी सेवाएं हैं वो सभी आपको मिल जाती हैं। श्रीनगर के आगे का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत रहता है। पहले से और ज्यादा अच्छे और चौड़े रास्ते बने हुए हैं। दोस्तों मंजिल तक पहुंचने में रास्ते का सफर ही मेन होता है। अगर ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अच्छे से कट जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। अब हम लोग श्रीनगर को पार करते हुए आगे का सफर करेंगे। श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर माता धारी देवी का अलौकिक मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थापित है। सामने आपको मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे चलने पर आपको रास्ता थोड़ा सा खराब मिलता है। सामने आप पुल देख रहे होंगे। आने वाले समय में इस रास्ते को पुल के माध्यम से दूसरी ओर किया जाएगा, जिससे ये शानदार सफर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूरी पर इस सफर का अगला बड़ा शहर आता है रुद्रप्रयाग। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक एक दो जगह रास्ता आपको खराब मिलेगा, लेकिन ये भी पैचेस आपको रोड को चौड़ा करने के कारण मिलते हैं। बाकी रोड आप देख सकते हैं, रोड ठीक ठाक बनी हुई है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग शहर से पहले ही बाईपास बना हुआ है। आपको सिटी के अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाईपास बनने से जाम से छुटकारा मिलता है, क्योंकि शहर में बहुत जल्दी जाम लग जाता है। सामने जो रोड आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो रुद्रप्रयाग सिटी की ओर जाता है और नीचे वाले रास्ते से पुल क्रॉस करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट साइड वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ ही जाता है। यहाँ से तिलवाड़ा 9 किलोमीटर और गुप्तकाशी 46 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों यहाँ से आगे की रोड और भी ज्यादा शानदार और खूबसूरत बनी हुई है। पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा विकास कार्य हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सी टनल भी बन रही हैं, जिससे ये दूरी और भी कम हो जाएगी और केदारनाथ पहुंचने में और भी कम समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये सफ़र कितना खूबसूरत और यादगार रहेगा। दोस्तों कहीं कहीं पर ऊपर से पत्थर भी गिरने की घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं बरसात के टाइम पर ज़्यादा होती हैं, तो जब भी आप सफ़र करें तो इन जगहों को ध्यान रखें। ऊपर और आगे देखते हुए ही अपने सफ़र को पूरा करते रहें। अब हम लोग तिलवाड़ा में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने के बहुत से रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक कर कुछ खा पी भी सकते हैं। पूरे रास्ते जगह जगह पर आपको बहुत से सेल्फी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो आप रुक कर अपनी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं, क्योंकि सफर में फोटोशूट होना बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले समय में आपकी यादें हमेशा बनी रहें। तो अब हम लोग तिलवाड़ा को पार करते हुए आगे का सफ़र करेंगे और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि भी इस सफ़र का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर भी आपको ज़रूरत की सभी सेवाएं मिल जाएंगी। दोस्तों अगर केदारनाथ यात्रा में आपको कोई भी सामान लेना हो तो आप अगस्त्यमुनि से ले सकते हैं, क्योंकि इसके आगे ना तो इतनी बड़ी मार्केट है और अगर आपको आगे मिलेंगे भी तो वो डबल से ज़्यादा रेट पर मिलते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो आप अगस्त्यमुनि में ले सकते हैं। हम लोगों का ये सफ़र शहर के बीच से होकर जाता है, तो आपको यहाँ पर भीड़ और जाम भी मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग अगस्त्यमुनि को क्रॉस करते हुए आगे की यात्रा करेंगे। अगस्त्यमुनि के आगे से वासु केदार के लिए भी रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड वाला रास्ता आपको वासु केदार ले जाएगा और वहीं जो आप सामने राइट साइड वाला रास्ता देख रहे हैं ये आपको केदारनाथ ले जाता है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा खराब मिलेगा। यहाँ पर अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे का रास्ता फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप देख सकते हैं यहीं से आपको बर्फ़ से ढके खूबसूरत पहाड़ भी दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका सफ़र और भी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। अगस्त्यमुनि से 6 किलोमीटर का सफ़र करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रपुरी। ये भी एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चंद्रपुरी के आगे के व्यूज़ और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोस्तों लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करके
अब हम लोग पहुंचेंगे ऐसे रास्ते पर जहां पर रास्ते बहुत ही ज्यादा पतले और खराब मिलते हैं। एकदम सिंगल वे है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने से आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, तो जहां पर भी आपकी चौड़ी सड़क हो वहां पर साइड लगा के सामने वाली गाड़ी को क्रॉस करा दीजिए, वरना यहाँ पर बहुत ही जल्दी जाम लग जाता है। अगर आप जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जाम में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच रहे हैं कुंड। आप यहाँ पर रास्ते तो देख ही रहे होंगे, यहाँ पर जाम बहुत ही जल्दी लग जाता है। दोस्तों कुंड से दो रास्ते कट जाते हैं। सीधे राइट साइड वाले रास्ते से आप ऊखीमठ, तुंगनाथ, चोपटा जा सकते हैं। वहीं लेफ्ट साइड वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे और लोहे का पुल पार करके आगे का सफर करेंगे। यहाँ से गुप्त काशी मात्र 6 किलोमीटर रह जाता है। वहीं फाटा की दूरी 21 किलोमीटर और केदारनाथ 57 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर पूरा ही रास्ता सिंगल वे बना हुआ है, तो जगह जगह पर आपको बहुत ही अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है और साथ ही साथ जगह जगह पर आपको सही समय पर पास भी देना रहता है, वरना यहाँ पर बहुत ही जल्दी जाम लगने की कंडीशन हो जाती है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफर हमें ऐसे ही रास्तों से पूरा करके केदारनाथ तक पहुंचना रहेगा। रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे। इस टाइम पर तो फिर भी ठीक है, बारिश के टाइम पर ये रास्ता और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम लोगों का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन एक बहुत ही फेमस कहावत भी है, जब मंजिल बहुत बड़ी होती है तो रास्ते हमेशा मुश्किल मिलते हैं। तो इन मुश्किल रास्तों को पूरा करते हुए केदारनाथ तक पहुँचेंगे। दोस्तों आगे का सफ़र करते हुए अब हम लोग एंट्री करेंगे गुप्त काशी में। यहाँ पर भी रास्ते बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, दोनों साइड ही आप मार्केट देख सकते हैं। अगर आप केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो गुप्त काशी से आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। गुप्त काशी में आपको बहुत से होटल और होम स्टे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स के रेट 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर GMVN के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। उसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करानी रहती है। गुप्त काशी भी एक बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर भी आपको सभी सेवाएं मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। खाने पीने की भी सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। गुप्त काशी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं फाटा गांव में। फाटा में भी आपको हेली सर्विस मिल जाती है। यहाँ से भी आप हेलीकॉप्टर की मदद से केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। फाटा में भी रुकने खाने पीने की सभी सेवाएं आपको मिल जाती हैं। फाटा से सीतापुर 12 किलोमीटर, सोनप्रयाग 13 किलोमीटर और वहीं केदारनाथ धाम मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों फाटा के आगे का रास्ता भी सिंगल है, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा आपको मिलता है। गाड़ियां आराम से क्रॉस हो जाती हैं। कहीं कहीं पर आपको थोड़े से पैचेस मिलेंगे, लेकिन कुंड से जो रास्ता गुप्त काशी आया है उससे ये रास्ता थोड़ा सा आपको अच्छा मिलता है। अब हम लोग रामपुर को पार करते हुए पहुंच चुके हैं सीतापुर। दोस्तों सीतापुर में ही पार्किंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी को सीतापुर में भी पार्क कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगी, क्योंकि केदारनाथ का बस स्टैंड सीतापुर में ही स्थित है। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग में भी आपको मल्टी लेयर पार्किंग मिल जाएगी, तो आप चाहें तो सीतापुर में पार्क कर सकते हैं, या आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। वह दोस्तों सोनप्रयाग से ही हम लोगों की यात्रा शुरू होती है।
यहाँ से भाई गौरीकुंड के लिए 5 किलोमीटर। दोस्तों गौरीकुंड से ही हम लोगों की मेन 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप इस 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो पैदल कर सकते हैं, वहीं आप घोड़े, खच्चर, बास्केट या पालकी के माध्यम से भी इस पवित्र यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ चलते हुए हम पहुंचते हैं गौरीकुंड पर, जो कि गर्म पानी का एक कुंड है। और अक्सर श्रद्धालु केदारनाथ धाम में जाने से पहले इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। पानी आ रहा है, उसमें गर्म निकल रहा जो उसका वो है ना, उसमें कितना गर्म पानी निकल रहा है, देखो मुँह नहीं आ रहा। यहाँ स्नान करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है घोड़ा खच्चर का प्रीपेड काउंटर। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं गौरीकुंड से। हमारी केदारनाथ यात्रा का वह आखिरी सिरा जिसके आगे हमें कोई भी मोटरेबल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। केदारनाथ के इस सफ़र में हमारे साथ हम सफ़र की तरह चलती है मंदाकिनी नदी। और यात्रा मार्ग पर इस गेट को देख के हमें आभास होता है कि हमारी ऑफिशियली यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। और यात्रा के शुरू में ही एक मेडिकल राहत इकाई है। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो रही है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। पैदल मार्ग में एक और पहाड़ और एक और गहरी खाई है।
यहाँ चलते हुए एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि रेलिंग की ओर ना चलें, क्योंकि कई जगह पर यह रेलिंग टूटी हुई भी मिल जाती है। खाने पीने का सामान अपने साथ रखिएगा। यहाँ पर खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा होता है, जिसमें खीरे की कीमत भी यहाँ 50 रुपये थी। इस पैदल मार्ग में गौरीकुंड के बाद हमारा पहला मुख्य पड़ाव आता है जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल चट्टी से पहले चीरबासा में एक भैरव मंदिर आएगा, जहाँ पर आप दर्शन कीजिए और यात्रा में आगे बढ़ जाइए। मार्ग में जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, जो कि आपको आने वाले स्थानों के नाम और उनकी दूरियों से अवगत कराते रहते हैं। अब हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। जंगल चट्टी यहाँ का एक मुख्य पड़ाव है, जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको हो रही है तो यहाँ पर मेडिकल सेंटर भी है, और यहाँ पर आपको नेटवर्क कवरेज भी अच्छी मिल जाती है। आप यदि मोबाइल पर किसी से बात करना चाहते हैं, आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आसानी से हो सकती है। यात्रा का एक नियम है, भूखे पेट यात्रा ना करें, पानी पीते रहें और धीरे धीरे चलें। जंगल चट्टी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है। नाम है रुद्रा वाटरफॉल। और जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है भीमबली। भीमबली भी इस पैदल मार्ग का एक मुख्य पड़ाव है, क्योंकि आपको यहाँ पर फूड, मेडिकल रिलीफ कैंप, मोबाइल नेटवर्क और साथ में आपको यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर GMVN के स्टे मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र के साथ में भीम का एक मंदिर भी है। अब भीमबली से रास्ते डिवाइड होते हैं। एक रास्ता सीधे जाता है और एक रास्ता दाएं हाथ की ओर नीचे की ओर जाता है। सीधे जाने वाला रास्ता शॉर्ट है, लेकिन उसमें खड़ी चढ़ाई है, और दाएं हाथ से नीचे की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा समतल है, लेकिन उसमें लंबाई दूरी ज़्यादा है। और सीधे हाथ की ओर से जाने वाला रास्ता घोड़ों के लिए बनाया गया है, ताकि वह खड़ी चढ़ाई पर स्लिप ना हो जाए। पुल से होते हुए यहाँ के बेहद खूबसूरत है रामबाड़ा। अब हमारे रास्ते में अगला पड़ाव आता है रामबाड़ा। रामबाड़ा इस रास्ते का वह पॉइंट है जहाँ से हम मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करते हैं। अब इस पॉइंट के बाद रास्ता मुश्किल से बहुत मुश्किल में बदल जाता है, यानी रामबाड़ा के बाद अब चढ़ाई काफ़ी तीव्र हो जाती है। यहाँ से अभी हमें आधे से कहीं ज़्यादा दूरी तय करनी होती है, और ये आगे का रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है। कैसा लगा आपको यहीं से ऊपर आके? मजा आया, बड़ा मजा आ गया। अपनी अपनी फीलिंग बताओ। सांस नहीं आ रहा। चलो ऊपर
अब यह आगे के 9 किलोमीटर आपके शारीरिक सामर्थ्य का इम्तिहान है। यदि इस इम्तिहान में पास हुए तो बाबा के दर्शन पहुँचेंगे, अन्यथा नहीं। छोटे ग्लेशियर से पार होकर जाना पड़ता है। यहाँ मार्ग में से बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया गया है। मित्रों, रास्ता बहुत सकरा है। इसी में पालकी, इसी में घोड़े और इसी में हम जैसे दर्शनार्थी, और साइड में है बर्फ़ की दीवार और मन में है बाबा का जयकारा। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हमें एक बड़ा ग्लेशियर पार करना होगा, जिसको कहते हैं भैरव गधेरा या फिर भैरव ग्लेशियर। इस पॉइंट से केदारनाथ बेस कैंप लगभग 2.5 किलोमीटर और केदारनाथ मंदिर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप फिसलते नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप पर, जो कि केदारनाथ हेलीपैड के समीप है। अब यहाँ पर चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ आपका मन मोह लेंगी। हेलीपैड पर, जो कि केदारनाथ मंदिर से 1000 से 1500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत सी कैंप साइट्स हैं, जिनमें लगभग आपको 900 से 1000 रुपया
किराया देकर आप यहाँ रह सकते हैं। हेलीपैड क्रॉस करते ही आपको इस जगह पर दर्शन की पर्ची बनानी होती है, यानी अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाकर आप यहाँ पर मंदिर दर्शन की पर्ची या टोकन बनवा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का ट्रैक ऑफिशियली लगभग 16 किलोमीटर का है, लेकिन शायद यह कहीं इससे ज़्यादा है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लगभग 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें लगभग आपको 10 से 11 घंटे का समय आसानी से लग जाएगा। मैंने यह यात्रा सुबह के 6 बजे शुरू की और शाम के 5 बजे मैं मंदिर तक पहुंच पाया। तो चलिए अब आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। बम 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 ठंडा हो गया।